हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के जो मार्च में पेपर हुए थे उसी का आज सेकंड पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक पेपर को सॉल्व कर लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको सबसे पहले देखें, देन विल बी मूव दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। पहला आज का क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं होती। यौगिकों की एक चर रचना होती है। तो नए यौगिक बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा तय होती है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अलग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो होती है, यौगिकों की एक चर रचना होती है। ये जो ऑप्शन है ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि तत्व जो होते हैं वो नए यौगिकों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, ये तो बात सही है। नए पदार्थ की रचना हमेशा तय करते हैं और घटकों के जो होता है उनके साथ में रासायनिक और विद्युत जो क्रियाएं होती वो अलग किया जाता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ कंपाउंड। जो होते हैं कंपाउंड हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज द ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड्स आर हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन नहीं होते हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है, इसका विस्तार ऊपर से होता है थर्मोस्फीयर के ऊपर से होता है 10,000 किलोमीटर तक होती है। तो ये कौन सी होती है, मेजोस्फीयर होती है, निर्वासन होती है, ट्रोपोस्फीयर होती है कि आयन मंडल होती है। ये कौन सी परत होती है, तो ये आपकी होती है जिसे कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर जो होती है, एक्सोस्फीयर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोस्फीयर होती है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर होती है। ठीक है, हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा होती है। द लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फियर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फियर अप टू 10,000 किलोमीटर्स। मेजोस्फीयर होती, एक्सोस्फीयर होती, ट्रोपोस्फीयर होती, आयनोस्फीयर होती। तो कौन सी होती, एक्सोस्फीयर होती। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया, ट्रेडिशनल मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत में कहाँ पर हुई है। तो ये मोहिनी अट्टम जो है ये आपका कहाँ होता है, केरल में होता है। कहाँ होता है, केरल में होता है। जबकि असम का कौन सा होता है, असम का जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो कौन सा होता है, बिहू होता है। जबकि आंध्र प्रदेश का क्या होता है, कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है, कुचिपुड़ी होती। पश्चिम बंगाल का कौन सा होता है, पश्चिम बंगाल का बंगाली ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम इज अ ट्रेडिशनल डांस विच ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ इन इंडिया। तो वो कौन सा है, केरला है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेट राष्ट्रीय आय को भारत परिभाषित करता है। कौन नेट जो राष्ट्रीय आय होती है उसको परिभाषित करता है। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। तो कौन होता है जो हमारी नेट राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। तो नेट राष्ट्रीय आय में से जैसे जीएनपी होता है तो उसको जब हम उसमें से मूल्यह्रास जो होता है उसे हम जब घटा देते हैं तो हमारी नेट राष्ट्रीय आय बचती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिफाइंड नेट नेशनल इनकम होती है, जीडीपी माइनस डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जीएनपी माइनस डिस्क्रिप्शंस होते हैं, एनडीपी माइनस डिस्क्रिप्शंस होते हैं, कि डिप्रिसिएशन होते हैं, कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होते हैं। तो क्या होता है, जब हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमारा जीएनपी क्या बचता है, नेट नेशनल इनकम बचती है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये भारत के किस नंबर के हैं, 14वें हैं, 13वें हैं, 15वें हैं कि 12वें हैं? तो ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13वें राष्ट्रपति कौन थे, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जबकि 12वें कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और 11वें जो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद assumed office as the president of India on 25 जुलाई 2017। तो ये कौन से हैं, 14 नंबर के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है, तांबा, ब्रोमीन, चांदी, ग्रेफाइट। तो कौन सा होता है जो आपका बिजली का अच्छा चालक नहीं होता है। देखो, तांबा भी होता है, चांदी भी होता है, ग्रेफाइट होता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो अच्छा चालक नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, ब्रोमीन, सिल्वर, ग्रेफाइट। तो आपका ब्रोमीन जो होता है वो नहीं होता अच्छा चालक, गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है, किससे हटाया जा सकता है, भारत के राज्यपाल को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, कि भारत के मुख्यमंत्री को। तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो अमेरिका के संविधान से ली गई है, उसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया लागू कब होती है, संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण पर। इसके बारे में फुल डिटेल्ड A to Z पॉलिटी की जो क्लासेज हुई हैं उसमें आप देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन जो हैं पॉलिटी के, ये हमने कवर किए हैं वहां पे। ठीक है, और मैंने उसमें उस क्लासों में मैंने कहा था कि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए सभी में ऐसे ही उसी के अंदर सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। Who among the following can be removed by the process of the impeachment? Impeachment: the government of India, the Prime Minister of India, the President of India, the Chief Minister of India। तो आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट जो लाया जाता है वो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लाया जा सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके अतिक्रमण के लिए लाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, बार कोड रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होती है, डिजिटाइजर होता है, कि गेम पैड होता है, कि गेम पैड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो डिजिटाइजर जो होता है, डिजिटाइजर जो होता है वो क्या होता है, एनालॉग जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following converts एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म्स? बारकोड रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होती है, डिजिटाइजर होता है, गेम पैड होता है। तो क्या होता है, डिजिटाइजर होता है, डिजिटाइजर होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी तो वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर किसके, जनगण मन अधिनायक। और ओमान सोनार जो होता है, ओमान सोनार जो होता है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, उसकी भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की, बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। तो किसने की थी? तो उसने की थी
मोहम्मद इकबाल ने सरफरोशी की तब सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा की रचना किसने? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। द पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल अजिमाबादी जो थे। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने सारे जहां से अच्छा की रचना की। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत माल निजी स्वामित्व में है? व्यक्तियों या व्यवसायों और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और आपूर्ति पर आधारित होता सामान्य बाजार में मांग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, राज्य की अर्थव्यवस्था में, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। तो ये देखने को हमें मिलती है कैपिटलिस्टिक जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो उसमें देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, जो व्यक्तियों और व्यवसाय और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन क्या होता है? आपूर्ति पर निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is an economic system in which capital goods are owned by private individual or businesses and the production of goods and the services is based on a supply and the demand in the जनरल मार्केट होता है? वो होता है कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होती है उसमें होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में हेलने के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जो 2020 का जो पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया था 2020, हेलने जो जापान की कंपनी हेलने जो है उसने जारी किया था। तो सबसे शक्तिशाली जो देश है वो आपका जापान है। कौन सा है? जापान सबसे शक्तिशाली है। जबकि भारत की रैंक कितनी है? 81 है। कौन सी? 81 है। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर हेनली? तो वो जो पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के तहत वो जापान है। कौन सा? जापान है। ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वर्ष 1938 से 1939 में? किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, सी राजगोपालाचारी को, एनी बेसेंट को? तो किन्हें चुना गया था? 1938 और 39 में त्रिपुरा अधिवेशन में किसे चुना गया था? वो चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Who among the following was the elected as the president of Indian National Congress year 1938 and 1939? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप को एक बड़े भूभाग से अलग किया गया था, समुद्र के रूप में जाना जाता है। टाइफान, प्रोमेथियस, टेथिस, एजिना? तो वो कौन था? टेथिस था। टेथिस महासागर जो था, टेथिस सागर था, वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो महाद्वीपों को एक दूसरे से भूभाग से अलग करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज द सेपरेटेड फ्रॉम द mainland by a large sea known as the Typhon, Prometheus और टेथिस, एजिना? तो कौन सा टेथिस था? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? सिक्किम, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल? तो जब नेपाल के साथ में बात आती है तो नेपाल के साथ में कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता? तो वो आपका जो होता है असम जो होता है वो नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर द बाउंड्रीज विद द नेपाल? नेपाल के साथ में आपका यूपी भी साझा करता। कौन सा? यूपी करता, सिक्किम करता, उत्तराखंड करता, पश्चिम बंगाल करता, हिमाचल प्रदेश करता? कौन सा करता? हिमाचल प्रदेश करता। ठीक है, ये जो राज्य है ये नेपाल के साथ में सीमा साझा करते, तो असम जो है वो साझा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों अंगुलियों की तरह प्रकोप होता है, इन्हें क्या बुलाया जाता है? सौम्य बुलाया जाता है, माइमास बुलाया जाता है, गांठ है कि बिल्ली है? तो इन्हें जो होता है इन्हें बिल्ली बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या होती है? थर्ड, फोर्थ इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंगुली निमा जो होती है आकृत छोटी आंत में, उसे बिल्ली कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ द फिंगर लाइक्स आउटग्रोस, दीज आर कॉल्ड। बिगिन होता है, क्या होता है? बिगिन होता है, माइमॉस होता है, लम्स होता है, बिली होता है। तो कौन सा होता है? बिली होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पूछा गया है अगला प्रश्न पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या थी? 74 थी, 84 थी, 38वां थी, 36 थी। तो भारत की जो रैंक थी 84 थी। कौन थी? 84 थी। जबकि 2019 में उसकी रैंक जो थी हेनले पासपोर्ट के अनुसार वो 82 थी। कितनी थी? 82 थी। इस बार कितनी है? 84 है। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। What was the rank of the Indian passport in the world as per Henley Passport Index 2020? तो वो थी 84 थी। कितनी थी? 84 थी। अगला प्रश्न है, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसको 50% या उससे अधिक उत्पादन मूल्य होता है। किस सेक्टर में? प्राथमिक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में। यहाँ पर गौड़ जो लिखा है इसकी जगह पे आएगा सेकेंडरी सेक्टर। क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा, जिसे द्वितीयक सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा किसके 50% से अधिक उत्पादन होता? वो सेकेंडरी सेक्टर से होता, द्वितीयक सेक्टर से होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में an individual economy is the best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from the sectors primary, banking, territory, secondary। तो कौन सा होता है? सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक के बीच में सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन की गई है? संगीत वाद्य यंत्र, मिडी उपकरण, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो कौन सी होती है? तो जो होती है, कौन सी प्रणाली है इलेक्ट्रॉनिक बीच सूचना जो प्रसारित करने के लिए डिजाइन की गई है, वो है मिडी उपकरण। कौन सा होता है? मिडी उपकरण। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is a system designed to transmit information between electronic musical instrument? MIDI device, optical mark reader, barcode reader, visual display unit। तो कौन सी होती है? MIDI डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको गैस ऑफ लाफिंग गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है उसे क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द रिफर्ड टू एज लाफिंग गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, उससे क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचायत गठित करने का चुनाव समाप्ति से पहले पूरा हो जाना चाहिए कि अवधि के लिए विघटन की तिथि से? तो 1 महीने, 1 साल के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कि 8 महीने के अंदर? तो अगर पंचायत चुनाव है, अगर वो समाप्ति से पहले क्या हो जाना चाहिए कि उसको विघटन हो गई है, तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट ए पंचायत शुड बी completed before the expirations of periodic of the from the date to its dissolutions।
तो कितना होता है, 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को यह मापने के लिए डिजाइन किया गया है कि यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से कितने सीमा तक प्रदर्शित करेगा, कितने सीमा तक प्रदर्शित करेगा, कितने सीमा तक, 42 डिग्री तक, कितने 42 डिग्री सेल्सियस तक प्रदर्शित करेगा। कौन सा होता है, सेल्सियस जो थर्मामीटर पैमाना होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Since the clinical thermometer is the designed to measure the temperature of the human body, only it displays the range of the 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टू कितनी, 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी को ही डिस्प्ले करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर में से एक नहीं है। पृथ्वी गुप्ता, कोनोरी हम्पी, रानी रामपाल, डी हारिका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, रानी रामपाल जो है वो आपकी कुश्ती से है। किससे है, कुश्ती से है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो शतरंज से नहीं है। Who among the following is not one of the Indian chess ग्रैंड मास्टर्स जो है वो रानी रामपाल नहीं है, रानी रामपाल नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था चेक बुक नामक संग्रह के लिए। के शिवा रेड्डी को, एम.एस. थरेप्पा को, वासुदेव मोही को, गोविंद मिश्रा को। तो किसे सम्मानित किया गया था, तो वासुदेव जो मोही थे उन्हें 29वें सरस्वती सम्मान के लिए सम्मानित किया गया था, वासुदेव मोही। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कन्फर्ड विद 29 सरस्वती सम्मान फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन कॉल्ड द चेक बुक। के शिवा रेड्डी, एस एल भैरप्पा और वासुदेव मोही, गोविंद मिश्रा। तो वासुदेव मोही को, किसको, वासुदेव मोही। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जाने वाला सबसे पुराना कौन है। रामा सनमुगम है, करमज्योत दलाल है, दीपा मलिक है, मानसी जोशी है। कौन है, मानसी जोशी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, दीपा मलिक है। कौन सी है, दीपा मलिक है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। वो पहली महिला जो है पैरा एथलीट बनी है। एज ऑफ जनवरी 2020 हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट एंड द ओल्डेस्ट टू बी द ऑनर्ड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राम्या कौन थी, राम्या सनमुगम थी और करमज्योत दलाल थी, दीपा मलिक थी, मानसी जोशी थी। तो कौन थी, दीपा मलिक थी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से कौन यूपीएससी का अध्यक्ष था। गुरबचन जगत थे, डेविड आर सियामिलीह थे, अरविंद सक्सेना था, पीसी होटा थे। तो कौन थे, वो थे अरविंद सक्सेना। इस समय कौन है, राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो हैं, ठीक है, वो आपके क्या यूपीएससी के चेयरमैन हैं। 2020 तक, जनवरी 2020 तक कौन थे, अरविंद सक्सेना थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ जनवरी 2020 हु एमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वो थे अरविंद सक्सेना थे। कौन थे, अरविंद सक्सेना थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लिया आपने एसएससी सीएचएसएल में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपका सेकेंड पेपर था। इसके बाद हम मिलेंगे थर्ड पेपर के साथ में। थर्ड पेपर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आते है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। जय हिंद दोस्तों।